आपने जिन कारणों से बदला है, जिनको सत्ता में बिठाया है, उनको भी पता है कि कर्नाटक में कलबुर्गी की इस तहसील में इतने सारे लोग कोई गाने सुनने नहीं आए हैं, किसी फ्रॉड कथावाचक की कथा नहीं सुनने आए हैं। जो कथा भी सुनाता है और भगवान राम की कथा सुन शुरू करता है और फिर उसमें मौला भी आ जाता है और अली भी आ जाता है। सब जानते हैं कि जो मंच पे बोल रहे हैं, न मैं आपको टिकट दिलवा सकता, न मैं किसी को जानता, न मेरी इतनी ताकत, लेकिन कोई बात है कि मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए आप अपने परिवार को छोड़ करके यहां बैठे हैं। ये ताकत से ही छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता डरा हुआ है। उनको यह लगता है कि हमने तो इन्हें भजन कीर्तन में लगा दिया था, ये तो सिर्फ भजन कीर्तन करने वाले लोग थे, ये तो सिर्फ रिजर्वेशन के कारण नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके अलावा यह समाज कुछ करता ही नहीं था। वो इस बात से चिंतित हैं कि 700 साल के बाद सनातनी हिंदू को अपने हिंदू होने का बोध होने लगा है। इसलिए कहते हैं भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि हर घर में इंटॉलरेंस हो जाए। अगर यह इंटॉलरेंस राष्ट्र को बचाती है तो अच्छी है। इसलिए 1948 में जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी वॉइस रॉय थे, यानी 15 अगस्त 1947 तक जो ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वॉइस रॉय था, आजादी का खेल देखिए। जब आजादी की घोषणा हो भी गई तो आखिरी वॉइस रॉय जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का नुमाइंदा था, 15 अगस्त 1947 को उसे आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट किया। यह कमाल की आजादी थी। लेकिन फिर देखिए उससे आगे क्या हुआ। वो लॉर्ड माउंटबेटन, जब उनको बर्मा का गवर्नर जनरल बनाया गया, यह 1948 की घटना है, तो आजाद भारत के आजाद प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश साम्राज्य के राजा को चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी 28 अप्रैल 1948 को है। नेशनल आर्काइव में यह चिट्ठी रखी है। आपने पढ़ी नहीं, मैंने पढ़ ली। इसलिए उस चिट्ठी में क्या लिखा है, इससे हमारे आजाद होने की औकात का पता चलेगा। उस चिट्ठी को उस वक्त के प्रधानमंत्री फूल वाले चचा साहब ने लिखी है। चिट्ठी क्या है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं। उस चिट्ठी में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं क्योंकि नीचे उनके साइन है, 28 अप्रैल 1948। चिट्ठी में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट्स हिज हम्बल ड्यूटी टू योर मैजेस्टी एंड हैज द ऑनर टू सबमिट फॉर योर मैजेस्टीज अप्रूवल the proposal of your majesty's ministers in the dominion of India that Shri Chakravarti Rajagopalacharya, Governor General of West Bengal, be appointed to be the Governor General of India. इसका हिंदी में अनुवाद है, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू महामहिम के प्रति अपना विनम्र कर्तव्य प्रस्तुत करते हुए और महामहिम की स्वीकृति के लिए भारत के डोमिनियन में
महामहिम के मंत्रियों के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का सम्मान श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य पश्चिम बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति का आदेश दिया जाए। हम आजाद हैं, हमें बताया गया कि हम आजाद हैं। यह चिट्ठियों का सिलसिला पहला है। अभी किताब में बहुत सारी चिट्ठियां हैं, जिससे पता चलेगा कि आप सिर्फ यही जानते थे कि फूल वाले चचा हैं, आपको चची का भी असली पता चलेगा कि ये चची कौन थी, इनका भी आपको पता चलेगा। और तथ्यों पे बात करिए। ये भावनात्मक बातें, ये डायलॉग, ये रेफरेंस, इससे बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मैंने मंच से अंबेडकर जी का नाम सुना, अंबेडकर जी का जिक्र किया गया। अंबेडकर से ज्यादा उस समय के नेताओं में कोई ईमानदार नहीं था, कि कोई ईमानदार नहीं था। राजनीतिक लोग उनके नाम से रोटियां सेक रहे हो, अगर हिम्मत है किसी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करने की, तो खुले मंच से चुनौती है कि जो मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं, पूरे देश में इस बात को चैलेंज करें। मैं उसी दिन, अगर मेरी बात गलत साबित होगी, मैं मंच छोड़ दूंगा। इसलिए भ्रम फैलाया गया है हमारे यहां। हमारे यहां ऐसे हीरो थे, उस वक्त भी सच बोले, लेकिन चाटुकारों ने, अंग्रेजों के दलालों ने ऐसे योद्धाओं की बात को न आने दिया और उनकी लिखी हुई तमाम चीजों को दबा दिया गया। अंबेडकर के अंदर यह शक्ति थी, क्योंकि अंबेडकर को चापलूसी से कोई प्रधानमंत्री विधानमंत्री नहीं बनना था। इसलिए अंबेडकर ने एक किताब लिखी है। उस किताब में अंबेडकर ने क्या कहा है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के जमाने में हमारी कोर्ट, काले कोट वाले लोग, उनको कानून के अलावा सब कुछ पता है। राफेल पे भी एक्सपर्ट है, वो इस बात पे भी एक्सपर्ट है कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। वो शबरीमला पे भी एक्सपर्ट है, वो हिंदुत्व की परिभाषा भी देते हैं, लेकिन जो काम उनका बताने का है वो नहीं करते। रोज नया नया ज्ञान आता है। ऐसा लगता है जैसे भारत को न संविधान की आवश्यकता है, न संसद की आवश्यकता है। इन काले कोट वालों को ही देश सौंप दो, यही चलाएंगे। और मैं बात किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, संसद एक इंस्टीट्यूशन है। संसद की शान में, सुप्रीम कोर्ट की शान में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर उसके अंदर उसे बैठ करके कोई अपवित्र कर रहा है तो उसको एक्सपोज करना सबका काम है। हमारे यहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी टेक्निकल परिभाषा क्या है? वो संसद के मेंबर हैं, इसलिए हम उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन उनकी टेक्निकल परिभाषा क्या है? उनकी टेक्निकल परिभाषा है ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, दे आर लॉ मेकर। उनका काम है लॉ बनाना। सुप्रीम कोर्ट का काम है उस लॉ का पालन करना। इसलिए संसद में एक से एक बड़ा डकैत जाने लगा, एक से एक बड़ा बलात्कारी जाने लगा। कोई पप्पू माफिया है, कोई शहाबुद्दीन माफिया है। ये चुनाव जीत करके संसद में जब ये डकैत जाने लगे तो क्या आपको लगता था कि जिन्होंने पूरी उम्र कानून को तोड़ा हो
पुलिस वालों की हत्या की हो, वो भारत राष्ट्र के लिए कानून बनाएगा। उन्होंने संसद को बौना कर दिया। एक फहरिस्त है लंबी, जो जितना बड़ा गुंडा वो ही सबसे पहले चुनाव जीतेगा। इसलिए मैं, जब संसद बौनी होना शुरू हुई, संसद में चाटुकार पहुंचना हुए, तब इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट